HIMS Education, the way to excellence. Hello and welcome to HIMS Education, the way to excellence. पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कोई भी फाइनल अकाउंट बना रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिक फंडामेंटल को सीखा था कि व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स और कितने डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं और किस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इज इट? आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर प्रोडक्शन और परचेज एक्सपेंसेस किस तरह से रिकॉर्ड होंगे और उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होगा, उसका आंसर क्या आएगा, उसके बारे में बड़े ही आराम से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक स्लोली एंड स्टडीली। तो चलिए, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के डिफरेंस के बेसिक फंडामेंटल को समझने के बाद अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को समझते हैं। इज इट? तो चलिए, यहाँ पर दिया गया है ट्रेडिंग। सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट साइड। मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम आएगी, लेकिन कौन सी इनकम? दैट इज ऑपरेटिंग इनकम। और ऑपरेटिंग इनकम हमारे लिए सिर्फ एक ही है, दैट इज सेल्स। सो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय सेल्स, और उसमें से जो सेल्स रिटर्न होगा वो माइनस करने के बाद नेट सेल्स हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। इज इट? इसके अलावा सेल्स फ्रॉम स्क्रैप, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ स्क्रैप हुआ है और वो सेल्स किया है तो दैट इज ऑल्सो आर ऑपरेटिंग इनकम, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी वो है क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको सवाल ये आएगा कि क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे लिए एसेट है, लेकिन इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड किस लिए लिखा जाएगा? इज इट? तो ये जवाब को समझने के लिए आपको सबसे पहले डेबिट साइड देखना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड ये तीन चीज़ें आती है। सबसे पहले आती है सेल्स, दैट इज नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। देन आफ्टर सेल्स फ्रॉम स्क्रैप, अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो विल रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एंड देन आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक विल रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं ये हम लोग इसी वीडियो के अंदर आगे जा करके धीरे करके समझते हैं। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड क्या आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास जो भी ओपनिंग स्टॉक था, दैट इज ऑन 1 अप्रैल, जो अनसोल्ड गुड्स था, राइट, उसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। सो आपको ये सवाल है कि ये भी हमारी एसेट है। एसेट तो यहाँ पर आती नहीं है, यहाँ पर एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं, लेकिन डेबिट साइड हम लोगों ने लिखा ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट साइड हम लोगों ने लिखा क्लोजिंग स्टॉक। इसका लॉजिक क्या है? ठीक है, इसको हम लोग धीरे धीरे करके इसी वीडियो के अंदर आगे जा करके समझते हैं। फिलहाल आपको दिमाग में याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आएगा परचेज एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो जैसे कि हम लोगों ने लिखा कि परचेज, यहाँ पर भी आएगा नेट परचेज, दैट इज परचेज माइनस परचेज रिटर्न, राइट, तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन में से किसी भी तरह से गुड्स बाहर जा रहा है, दैट इज गुड्स गिवन एज सैंपल, गुड्स बर्न्ड इन फायर, goods stolen away from organization, goods withdrawn for personal use, goods given in charity, किसी भी सोर्स से या मीडियम से गुड्स ऑर्गेनाइजेशन में से बाहर जा रहा है तो उसकी वैल्यू भी परचेज की वैल्यू में से माइनस होगी। ये इसमें से माइनस क्यों होगी? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में से किसी तरह से गुड्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में से बाहर जा रहा है तो हमको लॉस कितना होता है? लॉस हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ परचेज प्राइस के जितना ही होगा। तो जितना गुड्स ऑर्गेनाइजेशन में से बाहर जाएगा उतनी ही हमारे लिए परचेज की वैल्यू कम होगी। इज इट? तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग परचेज माइनस परचेज रिटर्न, उसके बाद जो वैल्यू आती है उसमें से माइनस करेंगे माइनस गुड्स गॉन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ एनी रीजन, राइट। तो कोई भी रीजन है उसकी वैल्यू यहाँ से माइनस करने के बाद परचेज की वैल्यू हम लोग बाहर लिखेंगे। देन आफ्टर मैंने यहाँ पर कहा कि परचेज एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो परचेज या प्रोडक्शन रिलेटेड है? तो देयर इज अ लिस्ट, देखते हैं। वेजेस, परचेज प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आएगा वेजेस। देन आफ्टर कैरेज इनवर्ड, कोई ट्रांसपोर्टेशन हम लोग खरीदते हैं सामान, उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे करते हैं उसे हम लोग कहेंगे कैरेज इनवर्ड, सो इट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन आफ्टर रेलवे फ्रेट, इट्स अ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। पोर्ट चार्जेस, डैम्यूरेज, वारफेज, प्रोडक्शन वेजेस, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लाइक रेंट, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, कॉल, गैस एटसेट्रा, ये सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, राइट। डॉक चार्जेस, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन के ऊपर पे की जाती है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ऐसा किसी भी किस्म का एक्सपेंस है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड आएगा। देन आफ्टर फैक्ट्री डेप्रिसिएशन,
अभी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मतलब फैक्ट्री मशीनरीज के ऊपर बिकॉज ऑफ यूसेज, बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, बिकॉज ऑफ टाइम ड्यूरेशन, उसकी मशीनरी की प्लांट की वैल्यूज में जो डिक्रीज होता है उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। बिकॉज इट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन, तो फैक्ट्री डेप्रिसिएशन आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड। इज इट प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस परचेज एंड प्रोडक्शन के रिलेटेड है। अभी याद रखिए आपको एग्जाम्स के अंदर ये सारे नहीं लिखने हैं। मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ट्रायल बैलेंस की मदद से। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर इसमें से किसी भी किस्म का एक्सपेंस दिया है तो आपको फाइनल अकाउंट बनाते वक्त इसी ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है सैलरी तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? बिकॉज वेजेस प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस है इसलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा, लेकिन सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है और उसको रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड नहीं लिखा जाएगा। देन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। इज इट? सो यहाँ पर हम लोगों को लिस्ट मिली है। याद रखिए आपको ये सारी चीजें एग्जाम्स में नहीं लिखनी है। अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ चीज जैसे कि हम लोगों ने सीखा कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर से फाइनल अकाउंट बनता है, इज इट? सो इन जितने भी एक्सपेंस है उसमें से अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में दी है तो वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखनी है। जनरली ट्रायल बैलेंस में एग्जाम्स के अंदर या फिर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? जनरली आता है वेजेस, कैरेज इनवर्ड आता है, देन आफ्टर रेलवे फ्रेट आता है, देन आफ्टर फैक्ट्री डेप्रिसिएशन आता है, राइट? देन आफ्टर आपको आएगा डॉक चार्जेस आ सकता है, रॉयल्टी आ सकता है। ये जनरल एक्सपेंस है जो आपको ऑलमोस्ट किसी ना किसी क्वेश्चन में मिलेंगे। फिलहाल तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में सिर्फ याद रखनी है कि दिस आर द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड परचेज। और अगर प्रोडक्शन एंड परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में है तो आपको उन सारी चीजों को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। इज इट? चलिए, अभी हमारे दिमाग में एक सवाल था कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड क्यों और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्यों, राइट? तो चलिए, ओपनिंग स्टॉक का मतलब था कि फ्रॉम ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट इज ऑन 1 अप्रैल हमारे पास कितना गुड्स एज इट इज पड़ा है। से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर शुरू किया तभी हमारे पास 15,000 रुपए का स्टॉक ऑलरेडी था। इज इट? से फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थी 15,000। उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं परचेज। सपोज थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम लोगों ने 1 लाख रुपए का से फॉर एग्जाम्पल नेट परचेज किया। दैट इज परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस गुड्स गॉन आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 लाख रुपए, राइट? तो हमारे पास सामान था 15,000 रुपए का ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो हम लोगों ने डेबिट साइड लिखा। हम लोगों ने पूरे साल में परचेज किया 1 लाख रुपए का। तो अभी हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारे लिए बन गया 1,15,000 रुपीज। 15,000 का था और 1 लाख रुपए का परचेज किया, राइट? अभी ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपने 1 अप्रैल से शुरू किया तो 31 मार्च तक आपके पास जितना सामान होगा, जितना गुड्स होगा वो सारा सेल ही हो जाएगा, राइट? दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 मार्च आपके पास कुछ ऐसा सामान होगा जो अभी भी अनसोल्ड होगा, जो आप लोग मार्केट में सेल कर सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इज इट? सो 15,000 का सामान हमारे पास ऑलरेडी पड़ा था, 1 लाख रुपए की हमने परचेज करी, दैट वाज अमाउंट बिकेम 1,15,000 और से फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो बन गई है 20,000। दैट इज ऑन 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000 का गुड्स हमारे पास स्टिल अनसोल्ड है, राइट? तो अगर इस पूरे मैकेनिज्म को देखा जाए तो इस 1 साल के अंदर हम लोगों की नेट परचेज की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज 1,15,000 का जो परचेज का वैल्यू था, हमारे पास सामान था, उसमें से 20,000 का अभी भी हमारे पास पड़ा है, राइट? सो पूरे साल में कितने रुपए का मटेरियल हम लोगों ने कंज्यूम किया? तो उसका आंसर आएगा 95,000 रुपीज का। कैसे? यानी कि 15,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था प्लस हमने 1 लाख रुपए का परचेज किया तो 1,15,000 रुपए का सामान हमारे पास थ्रू आउट द ईयर था। उसमें से एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000 का सामान अभी भी हमारे पास पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि नेट यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹95,000। दूसरे शब्दों में समझा जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट उसकी जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट हम लोगों ने
एट द एंड एक्चुअल हुई है वो हमारे लिए बन जाती है 95,000 रुपीज। वो कैसे हुई? दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो इस एक्चुअल लॉजिक को समझने के लिए हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड लिखा और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने के लिए हम लोगों ने अपोजिट साइड लिख दिया, दैट इज ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इस मैकेनिज्म से हमको नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड बड़ी आराम से मिल सकती है। Is it? So it was all about trading account जिसके अंदर क्रेडिट साइड आएगी ऑपरेटिंग इनकम दैट इज सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, और डेबिट साइड आएंगे ऑपरेट प्रोडक्शन एंड परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस दैट इज परचेज, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, कैरेज इनवर्ड, वेजेस एंड एक्सेट्रा एंड ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो इट वाज ऑल अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। अब बारी आ रही है ट्रेडिंग अकाउंट बंद करने की। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो हमको मिलेगा प्रॉफिट, लेकिन इस प्रॉफिट को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। इसको हम लोग फुल्ली अर्नड प्रॉफिट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अभी भी इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो माइनस करने के बाकी है, और बहुत सारी ऐसी इनकम है जो नॉन ऑपरेटिंग है वो प्लस करनी बाकी है, राइट। तो उस चीज को हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। और ये ही ग्रॉस प्रॉफिट बाकी के मैकेनिज्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शिफ्ट होगा। और उसी तरह से अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, राइट, तो उसके लिए जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारे लिए लॉस। लेकिन ये भी हमारे लिए फुल्ली फाइनल लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भी इसमें से बहुत सारे एक्सपेंसेस है और बहुत सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जिसकी ट्रीटमेंट देने की बाकी है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रॉस लॉस। सो एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट हमें मिलेगा आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जो कि ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसी के जो रिमेनिंग एक्सपेंस है और रिमेनिंग इनकम है, उन सारी चीजों को प्लस माइनस करने के बाद हमें एट द एंड ऑफ द ईयर नेट प्रॉफिट मिलेगा, राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रोडक्शन परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम दैट इज सेल्स वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड क्रेडिट साइड अकॉर्डिंगली लिखी जाती है, इज इट। और एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी फाइनल अकाउंट की प्रोसेस को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उस चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बड़े ही आराम से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम एंड कीप लर्निंग विद हिम्स एजुकेशन बिकॉज इट इज द वे टू एक्सेलेंस।